हाथों में अंगूठे चौक एक शहर में लाइट भी नहीं है, पहले पता चल गया। एक सिटी के अंदर लाइट भी नहीं है, वहाँ के बच्चों के मैसेजेस भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र जी। स्टूडेंट्स, हम आज एज़ यूजुअल इस चैनल पे फिर हाज़िर हुए और आपके लिए एक इंतहाई मुफीद लेक्चर सीरीज़ का जो कि इंतज़ाम और अहतमाम कर रहा है इल्म की दुनिया, उसको लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम टॉपिक जो है वो तो डिस्कशन करेंगे 4.4 और 5 के ऊपर, बट एज़ यूजुअल रोज़ ब रोज़ आपको ये मैं कहता रहता हूँ, थोड़े से दिन रह गए हैं, ये आपका चैप्टर 4 क्लोज हो रहा है, इसके बाद 5, 6 और 7 सिर्फ 3 चैप्टर्स बाकी हैं और मैक्सिमम जुमेरात तक मेरा आपका सफ़र रहेगा। सो कोशिश कीजिए इस जुमेरात तक के सफ़र के लिए कि आप मैक्सिमम वॉचिंग करें, आप मैक्सिमम मेरी वीडियोस को देखें, सारी की सारी वीडियोस को देखने की कोशिश करें। एकेडमीज़ में अब जाना थोड़ा कम करें और फोकस करें, आपके घर बैठ के टाइम वेस्टिंग प्रोसेस को छोड़ दें और घर बैठ के जब आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि एज़ यूजुअल रोज़ मैं घंटियाँ बजाता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि लो जी आ गया है नवीद जाफ़र और आपसे डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह जो आपकी मैथमेटिक्स की डिफरेंट सीरीज चल रही है। ओके बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज नंबर 4.4 को लेके चलेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में आप फेमिलियर तो हैं, इसका थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको मैं कि आपके पास अगर दो लाइंस हैं, यहाँ से एमसीक्यूज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कोई दो लाइंस है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो आम तौर पे जब आप छोटी क्लासेस में करते रहे, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इनके कोएफिशिएंट्स को सेम करें, प्लस या माइनस करें और इस प्रॉब्लम को आप जो x और y की वैल्यूज निकालें। दूसरा ये है कि अगर जो आपकी बुक में यहाँ मेथड दिया गया जिससे एमसीक्यूज वगैरह भी बन सकते हैं, x ओवर x के कोएफिशिएंट्स को छोड़ दें और ये लिख दें b1 c1 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस y ओवर a1 c1 a2 c2 ये, और इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर 1 ओवर ये आ जाएगा a1 b1 a2 b2 ये आ जाएगा। सो बच्चों, इसमें आपने x और y की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल्स टू, इसका डिटर्मिनेंट भी लिख रहा हूँ और इसको इक्वल रखना है कांस्टेंट्स के, तो ये आ जाएगा b, ये आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 ओवर ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों जो y की वैल्यू है, मैं माइनस भी उधर ऑपरेट कर दूंगा साथ, ये बन रहा है a1 c2 और a2 c1, माइनस में मैं माइनस साथ ऑपरेट करूंगा तो ये a2 c1 पहले आ जाएगा और माइनस a1 c2 आ जाएगा ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो बच्चों ये है x और y की वैल्यूज। ये तो इन मेथड से आगे डायरेक्ट एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। अब ये कहता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसके लिए बच्चों आपको बताता चलूं a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका अगर इक्वल 0 के नहीं है तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। यहाँ से एक और बात देखते जाइएगा, a1 b2 does not equals to a2 b1, यहाँ से डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इस अंदाज से भी आ सकता है, इस अंदाज से भी आ सकता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट इफ दिस डज नॉट होल्ड्स, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से इसी को एक और अंदाज से भी देखिए, a1 ओवर b1 इज इक्वल्स टू a2 ओवर b2, ये आ गया। यहाँ से बच्चों अगर मैं दोनों साइड्स पे नेगेटिव लगा देता हूँ, a1 b1 माइनस a2 b2, तो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन दिस डज नॉट इक्वल्स टू दिस। ये मैं माइनस क्यों लगाया वो आपको याद होगा, एक स्लोप का फॉर्मूला ये है, सो दैट इज m1
मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स इक्वल ना हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, और अगर दोनों लाइंस की स्लोप्स इक्वल हो गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके एक और बात बता के फिर मैं इससे आगे मूव करूंगा। अच्छा जी, मुझे एक बता दीजिएगा। अच्छा, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात तो हो गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बच्चे थोड़ा आगे निकलते हैं और बात हम करते हैं कि एक लाइन की, जो कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से फाइंड की जा सकती है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मिसाल के तौर पे आपके पास है अ लाइन which is passing through एक ऐसी लाइन जो कि which is passing through the point of intersection of two lines, तो बच्चों उसका फॉर्मूला ये है line 1 plus k times line 2 is equals to 0 where k is any constant। तो इस तरीके से आप उस लाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमारी जो डिस्कशन है ये है पहले 3 क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहले 3 क्वेश्चंस को पहले मैं आपको आइडियाज देता हूँ, फिर इंशाल्लाह तबारक व तआला हम इससे आगे के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। पहला तो सवाल है, जस्ट आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कैलकुलेशंस के बाद फिर हम इससे आगे थोड़ा मूव करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बच्चों ये आपकी मैट्रिक तक का काम है, आप छोटी क्लासेस में ये करते रहे, दो लाइंस को आपने सॉल्व करना है तो उससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब अगर मूव करूं, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। आप देखिएगा कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन फाइंड करनी है। गिवन क्या है डाटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, गिवन दैट बच्चे ये गिवन है कि आपका पॉइंट है, एक लाइन है 2 - 9 में से पास कर रही है, और ये लाइन दो पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से भी पास करती है, और वो दो पॉइंट्स हैं मेरे पास, वो दो पॉइंट्स है बच्चों, दो लाइंस है 2x + 5y, 2x + 5y, 2x + 5y - 8 is equals to 0। और जो लाइन 2 है मेरे बच्चों वो है हमारे पास यहाँ पे 3x - 4y, 3x - 4y और -6 is equals to 0। ये दो लाइंस हैं। इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करें। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि फर्ज करें या ये दो लाइंस हैं, लाइन 1 और लाइन 2। ये एक लाइन हमने फाइंड करनी है जो कि 2 - 9 में से पास कर रही है और इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास कर रही है। बच्चों दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये है कि मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं पहले, प्रीवियस एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद 2 पॉइंट्स लो फॉर्मूला लगाऊं और इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि मैं अगर लाइन 1 + k टाइम्स लाइन 2 is equals to 0 लिखूं। लाइन 1 बच्चों मेरे पास क्या है, 2x + 5y - 8 और प्लस k टाइम्स लाइन 2 है 3x - 4y - 6 is equals to 0। ये हो गया लाइन 1 + k टाइम्स लाइन 2। अब बच्चों k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है 2 - 9 इस लाइन के ऊपर लाई करता है। As 2 - 9 lies on the line, तो चूंकि ये लाइन पर लाई करता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × 2 + 5 × -9 - 8 और बच्चों इधर आ गया k टाइम्स 3 × 2 - 4 × -9 - 6 is equals to 0। तो यहाँ से आपके पास जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू आने के बाद मेरे बच्चों आपने क्या करना है कि वापस इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम, दो लाइंस हैं, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करती हुई एक लाइन की इक्वेशन बतानी है आपने, और फिर उसको जो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने प्रोसेस दे दिया कि वो पैरेलल और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो आपने वहां से स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके पैरेलल को उसको सॉल्व कर लेना है। एनीवेज मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर आपके जी क्वेश्चन नंबर 2 के भी तो थर्ड पार्ट को देखें।
the line passing through the point of intersections of this and making equal intercepts। इसका भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि making equal intercept से क्या मुराद ले रहा है वो। एक तो लाइन 1 प्लस k टाइम्स लाइन 2 आप बनाए वहां से। जो दो लाइंस गिवन है बच्चों मेरे पास वो है x प्लस 2y प्लस 3, x प्लस 2y प्लस 3, क्वेश्चन 2 पार्ट 3। लाइन 1 x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और लाइन 2 जो बच्चों हमारे पास है वो है 3x प्लस 4y प्लस 7, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दो लाइंस हैं। ओके बच्चों, ये जो दो लाइंस आ गई, हमने क्या करना है अब लाइन 1 प्लस k टाइम्स लाइन 2 इज इक्वल्स टू 0 रखें और ये लाइन 1 आ गई x प्लस 2y प्लस 3 और ये k टाइम्स लाइन 2 आ गई मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा इसमें से 1 प्लस 3k इंटू एक्स। आप देखें ये x वाली और ये x वाली दोनों में से x कॉमन ले लिया। इसी तरह 2 प्लस 4k इंटू वाई और प्लस 3 प्लस 7k इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ से लाइन बन गई। अब उसने कहा कि इस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल हैं। सो पहले इसको टू इंटरसेप्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्या तरीका कार था? 1 प्लस 3k इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 4k इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 7k। अब इसको नीचे ले आए और डिवाइड कर दें इससे x ओवर 1 प्लस 3k और नीचे आ जाएगा माइनस 3 प्लस 7k और प्लस बच्चों ये आ जाएगा 2 प्लस 4k इंटू वाई ओवर 3 प्लस 7k माइनस में इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो x और y के साथ है इसको भी नीचे ला के डिवाइड करें तो ये आ जाएगा x ओवर माइनस 3 प्लस 7k ओवर 1 प्लस 3k प्लस y ओवर ये बच्चों आ जाएगा माइनस 3 प्लस 7k ओवर 2 प्लस 4k इज इक्वल्स टू 1 विच इज इंटरसेप्ट्स फॉर्म। सो बच्चों इस इंटरसेप्ट्स फॉर्म में इन दोनों इंटरसेप्ट्स को इक्वल रखें और k की वैल्यू फाइंड करके वापस इधर ला के रख दें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप खुद कीजिएगा। एक दो लाइंस ये हैं, दो लाइंस ये हैं, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, इसका भी, और इन दोनों को 2 पॉइंट्स लॉग फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन से सॉल्व कर दें। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन है कॉन्करेंट लाइंस की। तो इसके बाद कॉन्करेंट लाइंस के ऊपर हम बात करते हैं। जो लाइंस कॉन्करेंट होती हैं, द लाइंस which are passing through the same points are called concurrent lines। ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट में से पास करें उसको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो वो कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन के लिए आपने क्या करना है और कंडीशन इसकी क्या होती है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्करेंसी के बारे में। कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन बच्चों ये होती है कि उसके जितने कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। सो बच्चों हमारे पास ये है कि x1 y1 ये इसका रिजल्ट और सॉरी यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको 0 के इक्वल रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू m1x क्वेश्चन नंबर 4 प्लस c1, y is equals to m2x plus c2, y is equals to m3x plus c3। इनको अब हमने कन्वर्ट कर लेना है जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आ जाएगा m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। फिर y को इस साइड पे लेके आए सब में, m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 और m3x माइनस वाई प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों आपने यहाँ से इसकी जो है वो क्वेश्चन को सेटल कर लिया जरा। अब इसमें आपने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखें m1 c1 m2 -1 c2 m3 -1 c3। तो ये बच्चों डिटर्मिनेंट को रख दें 0 के इक्वल।
इसको एक्सपैंड कर दें, जो भी आपके पास बनके कोशिश करें 1 2 इससे एक्सपैंड कर दें या इससे या m से एक्सपैंड कर दें, किसी भी एक रो या कॉलम से जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो जो इसकी कॉन्करेंसी की कंडीशन आ जाएगी। एक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है जी, उन्होंने पूछा कि कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं। तो बच्चों पहले ही तो बात है कोइंसिडेंट पॉइंट्स की डिस्कशन करें। अगर कोइंसिडेंट पॉइंट्स होते हैं जो एक ही जगह पे वकूफ पजीर हो जाते हैं, जैसे आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने कहा था बी जो है वो ए को अप्रोच कर रहा है, तो बी ए की तरफ कोइंसिडेंट हो गया है, बी ए के साथ कोइंसिडेंट मतलब एक ही जगह पे आ गया। तो दो लाइंस कोइंसिडेंट उस वक्त हो जाएंगी। ये दो लाइंस है आपके पास, आप इस तरह से उसको मीट कर दें कि वो एक ही लाइन के ऊपर आ जाए और आपको दो नहीं बल्कि वो एक लाइन फील हो रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। एनीवेज एक और सवाल जैसे है मैक्लॉरन सीरीज के बारे में। तो बच्चे मैक्लॉरन सीरीज का जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको मेरे लेक्चर सीरीज में मौजूद भी है। मैं कह देता हूं कि वो यहाँ पे भी लिंक अपलोड कर दें। 2.8 एक्सरसाइज का जो लिंक है वो आपको अपलोड कर दिया जाता है, आप उसको जरूर सुनिएगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, उसका हिंट देता हूँ और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अगर P को आपने फाइंड करना है, अगर ये लाइंस कॉन्करेंट है। सो बच्चों आपने इसका जस्ट डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट कैसे आपने बनाना है, मैं आगे चाह रहा था मेन क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा मूव करूं। आपने क्या करना है कि जितने भी कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं इसका डिटर्मिनेंट बनाएं और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वहां से P की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो है 6 7 8 क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में जब बच्चों में आता हूं तो कहता है, ये इसमें आपका ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी 4x - 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। तीन लाइंस गिवन है। लाइन है आपके पास लाइन 1, क्वेश्चन नंबर 6 लाइन 1 बच्चों मेरे पास है 4x - 3y - 8, 4x - 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। जो लाइन 2 है बच्चे वो है मेरे पास 3x - 4y - 6, 3x - 4y - 6 इज इक्वल्स टू 0। और जो लाइन 3 है वो बच्चे है मेरे पास x - y - 2 इज इक्वल्स टू 0, x - y - 2 इज इक्वल्स टू 0। पहले तो ये तीन लाइंस को कहता है कि आपने प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस हैं। सो बच्चों कॉन्करेंट लाइंस प्रूव करने के लिए आपने इसके डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है। सो 0 के इक्वल प्रूव करने के लिए बच्चों आपने क्या करना है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी 4 - 3 - 8, 3 - 4 - 6, 1 - 1 - 2 दैट इज योर डिटर्मिनेंट। इसको एक्सपेंड करें और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो आप देख लीजिएगा, ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो ये कहता है कि एंड द थर्ड लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड सेकंड रिमेनिंग टू लाइंस। यानी कि वो ये कहता है कि फर्ज करें ये दो लाइंस थी, लाइन 1 और लाइन 2। जो तीसरी लाइन यहां से गुजर रही है वो कुछ इस तरह से है कि वो लाइन आपकी फर्स्ट और थर्ड सेकंड लाइन जो है उसको बाइसेक्ट करती है। लाइन 3 जो है दैट इज बाइसेक्टिंग द लाइन 1 एंड लाइन 2, मतलब उस दोनों से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को हाफ कर देती है, उस एंगल का हाफ कर देती है। सो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एंगल्स फाइंड करते हैं। tan थीटा का जो फॉर्मूला आपको पता होगा, tan थीटा दैट इज m2 - m1/1 + m1 m2, ये फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया। अगर मैं एंगल फाइंड करना चाहता हूं लाइन 2 और लाइन 3 का, सो ये हो जाएगा m3 - m1/1 + m1 m3। इसी तरह ये थीटा 1 आ जाएगा और tan थीटा 2 जो हो जाएगा m2 - m1 ये आ जाएगा over 1 + m1 m2। सो बच्चों आपने क्या करना है, ये दोनों एंगल्स को कैलकुलेट कर लें। इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे, अब m1 m2 m3 कहां से आएगा, यहां से m1 है -a/b, m2 है -a/b और m3 है -a/b। अब ये -a/b कहां से है, इसका क्या आ जाएगा a/b -4/-3, तो ये आ गया 4/3। a/b माइनस के साथ तो ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा -1/1 तो 1।
ये तीनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस करें और आप आंसर्स चेक कर लें तो आपके पास इसका रिजल्ट दोनों जो एंगल्स हैं वो सिमिलर आने चाहिए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ओके बच्चे, अब हम थोड़ा सा इससे आगे मूव करते हैं और एक बच्चे ने सवाल भी पूछा हुआ है सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर में क्या फर्क है। तो मैं उसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपने सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर और सर्कुम सेंटर को कैलकुलेट करना है। अब बच्चों आपके पास ये है क्या, एक ट्रायंगल के ये 3 पॉइंट्स हैं और ये ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स बेसिकली क्या हैं इस चीज को हम देखते हैं। 3 आपको वर्टिसेस दे दिए गए हैं। अब उन तीनों वर्टिसेस से ये 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जैसे कि आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है, ये इसको हम क्या देते हैं, अगर ए बी सी आप बना रहे हैं जैसे भी है, लेट्स मैं सिंपल ऐसे ही कर देता हूं ए बी सी। तो ए मेरे पास बच्चों है -2 and 3। कोशिश किया करें उसी क्वाड्रेंट के मुताबिक चलते जाया करें, -2 and 3। नेक्स्ट मेरे पास है -4 and 1, लेट्स -4 and 1। और फिर बच्चों मेरे पास है नेक्स्ट पॉइंट 3 and 5, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड 3 and 5। ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब उसका सवाल ये है कि आपने सेंट्रॉइड फाइंड करना है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है और सर्कुम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ये फाइंड करना है। अब बच्चों ये सेंट्रॉइड क्या है, आपने इसके बनाने हैं मीडियंस। जब मीडियंस बनाएंगे तो मीडियन इज अ लाइन विच बाइसेक्टिंग द अपोजिट साइड, जो कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। ये मैंने डी पॉइंट बना लिया। इसी तरह इधर से एक आप फाइंड कर लें, मीडियन इज द लाइन विच इज बाइसेक्टिंग द अपोजिट साइड, इसको ई कर लें। सो बच्चों पहले आपने क्या करना है, यहां से कि आपने फाइंड ये वाला पॉइंट करना है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो के सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। सो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये मिड पॉइंट आपके पास क्या आएगा, 3 - 2 1 और ये डिवाइडेड बाय 2, x1 + x2/2। फिर बच्चों 3 + 5 8/2, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह ये पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो 3 - 4 -1/2 और 1, ये आ जाएगा 3। सो मैंने दो जानबूझ के फाइंड करनी है और एक ये लाइन फाइंड करनी है। दोनों जो लाइंस हम फाइंड करेंगे उसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या हुआ, the point of intersection of the medians of the triangle, point of intersection of the medians of the triangle। so medians आपको कैलकुलेट, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सेंट्रॉइड आएगा। अगली बात पे चलते हैं, इसी से आपने ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ये तो आ गया मेरे पास सेंट्रॉइड, अब है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बच्चों ऑल्टीट्यूड्स का जिक्र आपने सुना होगा किसी भी ट्रायंगल के अंदर। ऑल्टीट्यूड आपके पास एक ऐसी लाइन है जो अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ठीक हो गया। ये मेरे पास तीनों पॉइंट्स आ गए ए बी सी, ये अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर और इधर से लेट्स से दैट मैं कहता हूं जी ये अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक तो अब ये मिड पॉइंट पे नहीं टकरा रहा, सिर्फ उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आप पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ बीसी, ठीक हो गया। जब स्लोप ऑफ बीसी आ जाएगी तो इस ऑल्टीट्यूड की स्लोप क्या होगी, नेगेटिव टाइम, यानी कि इसको अगर मैं डी पॉइंट कहता हूं तो मैं ये कहूंगा स्लोप ऑफ एडी, ऑल्टीट्यूड एडी इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ बीसी। तो इसकी स्लोप आ गई, ये स्लोप आ गई, ये पॉइंट मौजूद है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इसकी इक्वेशन बनाई 4.3 वाला प्रोसेस। इसी तरह ये काम इधर करें, जब दोनों लाइंस आ जाएंगी तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लें, वो आपके पास आ जाएगा ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज अ पॉइंट वेयर 2 ऑल्टीट्यूड्स आर इंटरसेक्ट। ओके, नेक्स्ट है सर्कुम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कुम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहां पे आके टकरा जाएं, ये आपके पास है जी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। कोई भी एक लाइन है, वो लेट्स से दैट यहां से आ रही है, यहां से आ रही है और एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे आके टकरा गई। इसी तरह ये लाइन इधर से आ रही है, बेशक वो मिड पॉइंट पे टकरानी चाहिए, किसी भी जगह से पास कर जाए। लो जी, अब आपने मिड पॉइंट इधर से निकाल लेना है और इसका जो परपेंडिकुलर है
तो आपने इसकी स्लोप भी निकाल लेनी है। सो जो आपका और सर्कम सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल हो गया। सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके बच्चों, अब हम इससे आगे मूव करते हैं। अब हम इससे आगे थोड़ा सा मूव करते हैं और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है इसके 8 और 8 के ऊपर। तो वही हो गया कि आपने पहले कॉन्करेंट फाइंड करना है और फिर इफ दे फाइंड द पॉइंट वेयर दे मीट, फिर आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे ये मीट करती हैं। तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंसी पॉइंट आ गया। फिर कोई दो पॉइंट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दीजिएगा तो वो कॉन्करेंसी पॉइंट आ जाएगा इसका। उसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट चलता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ कि अब आगे आप जरा गौर कीजिएगा। मोस्टली बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं 9 से ऑनवर्ड, मुझे कल से मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके करवा देता हूँ, आइडियाज दे देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। 3 लाइंस है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। वो कुछ भी गिवन है वो आपके सामने है। मैं ये आपको थीम समझाता हूँ। लेट्स, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। सवाल उसका ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। आपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। सो बच्चों फर्स्ट करें, ये A है, ये B है और ये C है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आपने कहना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। एक्चुअली ये है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। सो इन दोनों को जस्ट आपने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। जो भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी तरीके से, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे या जो मैंने आज फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया है, ये आ जाएगा A। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ B की जब बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2 एंड लाइन 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 3। तो इस तरह से बच्चों ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आपके पास मौजूद होंगे। अच्छा जी, तो उसके बाद अगर ये तीनों पॉइंट्स आ गए, उसके बाद उसने कहा आल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल। फिर आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। जब ये तीनों लाइंस आपके पास आ जाए, कुछ भी आ गई 2x + 3y + 7 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कोई भी लाइंस आपके गिवन है बल्कि लाइंस, फिर उसने एंगल का कहा तो आपने A से लाइन B की तरफ जो एंगल फाइंड करना है, जिस डायरेक्शन में ये एंगल आप फाइंड कर रहे हैं tan θ 1 इसको कह दें, ये आपके पास आ जाएगा लाइन 2 की तरफ है m2 - m1/1 + m1 m2। ये मेरे पास θ1 आ जाएगा। फिर आपने θ2 की तरफ आना है, तो इससे अगर आप इसकी तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आएगा tan θ2 = m3 - m1/1 + m1 m3। फिर हम जा रहे हैं, सॉरी ये 2 और 3 का है, m2 और इधर m2 आ जाएगा। फिर हम आते हैं इसकी जानिब और ये हमारा एंगल लेट्स ये है, तो ये आ जाएगा tan θ3 दैट इज m1 - m3/1 + m1 m3। तो इस तरह से बच्चों ये तीनों एंगल्स हमारे पास आ जाएंगे। एक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है जी, कहते हैं कि जी सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड में डिफरेंस बता दें। तो बच्चे सेंट्रॉइड जो है ये मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो आपके मीडियंस थे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, और जो आपका ऑर्थो सेंटर है, सॉरी दूसरा क्या था, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड जी। जो सर्कम सेंटर है वो एक्चुअली जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, जो पहले वाली मैंने बात की थी मीडियंस की, वो परपेंडिकुलर नहीं थे उसके ऊपर। अब जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, देखिए उसमें होगा क्या, थोड़ा सा आइडिया फिर दे देता हूं। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर में और मीडियंस में क्या फर्क है? मीडियन एक ऐसी लाइन है जो कि एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे टकराती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक हो गया, वो 90 का एंगल नहीं बनाएगी। लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और मिड पॉइंट पे टकराएगा।
सो ये जरूरी नहीं है, मैं फर्ज करें थोड़ा सा इसको वेरी कर देता हूं इधर से, ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन इसके वर्टेक्स में से आए। तो आपके पास इस सूरत में तो ऊपर वाला पॉइंट मौजूद था, इस सूरत में ये वाला पॉइंट मिस हो गया, लेकिन ये वाला पॉइंट मिल गया। तो ये फर्क है बच्चों इन दोनों के अंदर। तो ये इस डिफरेंस को लेके चलते हैं। उसके बाद सर्कम सेंटर, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर का सेंटर। अच्छा बहरहाल आपने जवाब दे दिया। ऑल्टीट्यूड का सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ओके। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। ये तो एंगल्स ही फाइंड करने हैं। दो दो लाइंस के पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ये लाइन इन दो पॉइंट से बनी, ये लाइन इन दो पॉइंट से बनी, तो आपने उसको आगे सॉल्व कर देना है। आपके पास जस्ट आपने लाइन 1 का जो है वो पॉइंट स्लोप निकाल लेनी है, वो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से, और उसको आपने सॉल्व कर देना है। उसने कहा ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल, फिर आपने इसका एक्यूट एंगल फाइंड करना है। सो बच्चों एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। अगर आपका आंसर 90 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा तो आप 180 में से माइनस कर देंगे, और अगर 90 से लेसर आएगा तो आपके पास वो ऑब्वियसली एक्यूट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये बिल्कुल आपके पास, मैं बताता हूं इसके बारे में भी, एक क्वेश्चन का आइडिया देता हूं। कहता है जी आपने इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। अगर आपके पास ए बी सी ये हैं, ए बच्चों मेरे पास क्या है, -2 and 11, -2 and 11। बी बच्चों मेरे पास है -6 and -3, और सी मेरे पास है यहाँ पे 4 and -9। अच्छा जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी, ये आ गया y2 माइनस y1 ओवर, एक फॉर्मूला में लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो उत्तर ये आ जाएगा -3 माइनस 11 ओवर -6 प्लस 2। तो ये मेरे पास बन जाएगा -14 ओवर -4, तो ये आ जाएगा 7/2। लो जी, ये एक स्लोप आ गई। इसी तरह आप करेंगे स्लोप ऑफ BC, ये वाली, फिर आप फाइंड कर लेंगे स्लोप ऑफ AC, ये वाली। सो तीनों स्लोप्स आने के बाद अब ये एंगल्स आपने कैलकुलेट करने, जैसे पहले वो क्वेश्चन का बता रहा था मैं आपको। तो अब ये स्लोप्स आ गई, इसको मैं M1 कह रहा हूं, इसको मैं M2 कह रहा हूं, इसको मैं M3 कह रहा हूं। तो अभी मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया कि इन तीनों की आपने एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करना है। सो बच्चों इन तीनों के एंगल्स कैलकुलेट करने का आपके पास यही प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं। कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस एंड फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल्स। आपने ये साबित करना है कि ये पॉइंट्स किसी रोम्बस को डिस्कस करते हैं। तो रोम्बस को डिस्कस करते हैं, ओके, रोम्बस को डिस्कस करते हैं। सो बच्चों जब रोम्बस क्या है, मैंने आपको बताया था पहले भी एक लेक्चर के अंदर कि एक ऐसी आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर कहूंगा तो चारों साइड्स इक्वल बनेगी। तो पहले तो आपने अगर ये साबित करना है कि ये रोम्बस है, तो पहले तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि आपने ये भी साबित करना है, रोम्बस के लिए जरूरी नहीं है कि चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस हो जाती है, क्योंकि वो तो स्क्वायर भी होती है। फिर आपने देखना है कि इसके जो ये लेट्स मैं डायग्राम बनाता हूं, ये रोम्बस बन रही है मेरे पास, फर्ज करें ये रोम्बस है। तो एक तो ये तरीका कार है कि इसके जो डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स आपने फाइंड कर लेने हैं। फर्ज करें ये A B C D, पहले आपने ये डिस्टेंसेस निकाल लिए, AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस, CD डिस्टेंस, AD डिस्टेंस, ये सारे इक्वल हो गए। डिस्टेंस इक्वल होने के बाद आपने डायगोनल कौन सा फाइंड करना है, डायगोनल ऑफ, बल्कि आप सिंपल ऐसे करें, स्लोप ऑफ डायगोनल। कौन सा डायगोनल है जी, AC, इसकी स्लोप फाइंड करनी है, ठीक हो गया। फिर स्लोप ऑफ डायगोनल ये है BD, इसकी स्लोप फाइंड कर लेनी है। जब बच्चों आपके पास दोनों स्लोप्स आ जाएंगी, तो फर्ज करें ये M1 है और ये M2 है, आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। और अगर आंसर -1 के इक्वल आ गया, क्योंकि रोम्बस के अंदर दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर आंसर -1 के इक्वल आ गया तो मतलब ये जो है रोम्बस को डिजाइन कर रहे हैं। और जहां तक इंटीरियर एंगल्स की बात है, तो वो मैंने आपको बता दिया, A से B, B से C, C से D और D से
थीटा 4 तक आप जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल्स ऑफ द whose vertices आर दिस। अच्छा जी, ये एरिया ऑफ द रीजन आपने फाइंड करना है जो कि इनसे फॉर्म किया जा रहा है। सो पहले बच्चों 3 आपको लाइंस दी गई हैं, उन तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, बिल्कुल जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का बताया। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, उसके बाद x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो हाफ ऑफ दिस करेंगे तो वो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम, ये एक्चुअली फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल भी क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। एक बच्चे ने पूछा जी 16 क्वेश्चन लाजमी करवाइएगा। 16 क्वेश्चन में तो बच्चे कुछ भी नहीं है, हमने find the system of the equations in matrix form, find in each case whether these lines are congruent or not। so matrix form बनानी है सिर्फ आपने। matrix form बच्चों क्या होती है? मैट्रिक्स फॉर्म मेरे पास कोई एक सिस्टम लिखा हुआ है, लेट्स बी पार्ट आपने कहा तो वही उसी की बात कर लेता हूँ। 2x + 3y + 4 = 0। 2x + 3y + 4 = 0। फिर है x - 2y - 3, x - 2y - 3 = 0। और फिर बच्चे है 3x + y - 8, 3x + y - 8 = 0। इसकी सबसे पहले हमने बनानी है मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म पुत्र क्या होती है? वो तो है मेरे पास, इसका बन जाएगा 2 3 4 1 - 2 - 3 और 3 1 - 8। अब देखें ये आ गया। आपको याद है जब आपके पास x y और z होता है तो इधर आप जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो इधर आप लिखते हैं x y और z। लेकिन अब आखिरी कॉलम के अंदर आपके पास 4 × 1 या इस तरह की सीन आ रहा है तो ये 1 आ जाएगा और इक्वल्स आ जाएगा 0 0 0। दैट इज योर मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपने चेक करना है कि ये कॉन्करेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट लें और ये साबित कर दें अगर ये 0 के इक्वल है तो ये कॉन्करेंट है, अदरवाइज ये नहीं है। ओके बच्चे, अब हम मूव करते हैं आखिरी क्वेश्चन में, बस कन्वर्ट करना है पीछे की जानिब, तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब बच्चों आपने साथ साथ जैसे मैंने मैक्सिमम कोशिश की आपके क्वेश्चंस का भी साथ साथ जवाब दिया। सो अभी भी आपके पास टाइम है, आखिरी एक्सरसाइज की तरफ मैं जा रहा हूं। आप जितने ज्यादा हो सके अभी मुझसे सवाल पूछें, क्वेश्चंस पे कमेंट्स करें, क्वेश्चंस के जब जवाब दिया जाए तो उस पे आप यस नो का आंसर दें कि आपको समझ आई या नहीं आई। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और फिर आप देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के अब क्या डिस्कशन होने जा रही है। तो बच्चों अब मैं बात करता हूं होमोजेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। तो पहले मैं आपको बताता हूं होमोजेनियस इक्वेशन क्या है। कोई भी एक ऐसा फंक्शन f(x,y) = 0, उसको n डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन कहूंगा। आप कह सकते हैं अ फंक्शन f(x,y) = 0 is said to be homogeneous equation of degree n if f of lambda x lambda y is equals to 0 implies lambda raised to power n f of x y is equals to 0। ऑब्वियसली मुझे पता है आपको बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन है क्या कि आपने x की जगह पे आप जो भी इक्वेशन चेक करना चाहेंगे ये होमोजेनियस है या नहीं, तो x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y रिप्लेस करें और अगर सेम डिग्री का लैम्डा कॉमन आ जाए, जिस भी डिग्री का लैम्डा कॉमन आए तो वो आपकी उस डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन होती है। आम अल्फाज में होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है कि आम अल्फाज में होमोजेनियस इक्वेशन बच्चों कहते हैं कि जिसकी डिग्री थ्रू आउट द इक्वेशन सेम रहती है उसको हम होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन हमारा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन में स्टेटमेंट्स में बता देता हूं, आगे फिर क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन बच्चों जो होती है ये एक्चुअली आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। इस एक इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइंस, दो लीनियर इक्वेशंस बनती हैं।
बोथ लीनियर इक्वेशंस पासेस थ्रू ओरिजिन, वो दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन ओरिजिन में से पास करते हैं। इस तरह से आपसे ये कोई एमसीक्यूज बना के पूछा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ एक्सरसाइज की जाने, और एक्सरसाइज की जाने मूव करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देता चलूं। एक बच्चे ने पूछा क्वेश्चन नंबर 17 करवा दें, तो बच्चे उसमें सिर्फ आपने नीचे से ऊपर वाला फॉर्मेट बनाना है। जैसे लिखा हुआ है 1 0 -1 और 7x, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 0y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर बनेगा 2 प्लस 0y प्लस y 1 इज इक्वल टू 0, और फिर बनेगा 0x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। फिर आपने उसमें बताना है ये लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं है ये सिस्टम, तो वही तरीकाकार, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल टू अगर आ गया तो वो जो है हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद ये है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जरा आपके क्वेश्चन की जानिब। और क्वेश्चंस में बच्चों आपने आना है, पहले 6 सवालों के बारे में आप जो मुझे कहेंगे मैं वो वाला सवाल करवाऊंगा। मैं इससे आगे मूव करता हूं। सो मैं देख रहा हूं कि आप 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक कौन सा सवाल करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखें। जो मोस्टली आप सवाल पूछेंगे मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन की जानिब आऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 9 बताता हूं, और फिर आपके पूछे गए सवाल में से कोई जो है आइडिया दूंगा। ओके, कहता है जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है आपने। एक इन इक्वेशंस के जो परपेंडिकुलर इक्वेशंस हैं उनमें से, मिसाल के तौर पर, बल्कि इसी क्वेश्चन के अंदर ऊपर वाले सवाल भी कवर हो जाएंगे, आपको आइडिया आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 4.5। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जी x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा, x स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये सवाल है। अब उसने कहा कि आपने क्या करना है, इसमें से आपने ये देखना है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा 6 करवा दे और 3 करवा दे, तो 6 भी बच्चों में आपको ये इसलिए बीच में मेंशन कर रहा हूं कि 100% जो ये क्वेश्चन करूंगा 6 इसमें से जहां पे जाके खत्म हो जाएगा, मैंने इस क्वेश्चन को उससे आगे लेके जाना है, तो मैं आपको बता दूंगा यहां तक 6 का काम था और वो सेम ऐसे ही था। और जहां तक 3 की बात है मैं साथ ही उसका जवाब दे दूं। इसके बच्चे फैक्टर्स बनाए आप, फैक्टर्स बनाने के बाद जैसे 9 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 144 बना, और दरमियान में बन रहा है 24, तो 12 और 12 भी मल्टीप्लाई करने से 24 बन रहा है, तो ये 12 और 12 का फैक्टर बन जाएगा। सो आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सो इसको आप ट्राई कीजिएगा। ओके बच्चे, अब मैं आता हूं आपके इस सवाल की जानिब। इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि फैक्टर्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूं, डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर। मैं एक्चुअली y ओवर x में ये क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan अल्फा ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर ओवर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों वहां से लिख रहा हूं y ओवर x का स्क्वायर माइनस एक x कैंसल 2 tan अल्फा y ओवर x, और फिर उत्तर ये बन जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y ओवर x। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y ओवर x के अंदर। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो y ओवर x के अंदर है वो हमारे पास जो बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करके इसका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो बनाते हैं। तो a मेरे पास यहाँ पे 1 है, b मेरे पास यहाँ पे -2 tan अल्फा है, और c मेरे पास यहाँ पे -1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है y ओवर x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो बच्चों मैंने इसमें क्या किया, y ओवर x इज इक्वल टू -b, b की जगह पे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 tan अल्फा प्लस माइनस 4a b स्क्वायर माइनस 4ac 2 tan अल्फा का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो गया वो ओवर 2, 2 into 1 2। ओके बच्चों, y ओवर x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 tan अल्फा प्लस माइनस 2, और ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा, तो वो रह जाएगा सीकेंट अल्फा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, और इवन ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ गया और ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो एक दो स्टेप आप इसको देख लीजिएगा, डायरेक्ट किए मैंने यहाँ से। सो y इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस माइनस सीकेंड अल्फा, इसको मैं इधर ले आता हूँ। सो बच्चों ये हो जाएगा, दो इक्वेशंस अलग अलग बना रहा हूँ, एक मेरे पास से पहले अलग लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस सीकेंड अल्फा इनटू x, और दूसरी है y इज इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस सीकेंड अल्फा और x, ये आ गया। सो बच्चों इसको मैं अब इस साइड पे लेके आता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा, या y को उधर ले जाते हैं, एक ही बात है। अगर मैं y को उधर लेके जाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा tan अल्फा प्लस सीकेंड अल्फा x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा tan अल्फा माइनस सीकेंड अल्फा x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। लो बच्चों ये तो दो इक्वेशंस बनी जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका यहाँ तक स्टॉप हो रहा है। एक सवाल मैं देख रहा हूँ कि ये माइनस एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया है। बेसिकली बच्चों जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसमें आपको पता है हम स्टैंडर्डाइज कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए जस्ट चूंकि वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव था तो मैं वाई ओवर एक्स बनाने के लिए, चूंकि इसको मैंने स्टार्ट में लाना था इसलिए माइनस से डिवाइड कर दिया, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको किसी भी अंदाज से जो है वो कर सकते हैं। एनीवेज, अब ये मेरे पास दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन गई, क्वेश्चन नंबर 6 तक का काम हो गया। अब बच्चों मैंने क्या करना है, इसको इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनकी जॉइंट इक्वेशन बनानी है। अब जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, दो लीनियर इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देने से जॉइंट इक्वेशन बन जाती है। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है, तो परपेंडिकुलर लाइंस बनाने का एक बड़ा आसान तरीका पहले आप समझ लें। 3x minus 2y is equals to 0 फर्ज करेंगे, मेरे पास एक इक्वेशन है, मैंने एक लाइन बनानी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो पहले मुझे बताएं इसकी स्लोप क्या है। माइनस ए ओवर बी तो बना 3/2। अब यानी कि जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी जो स्लोप है वो y ओवर x वो होगी -2/3। तो अगर मैं ऐसे करूं, ये लिख लूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी स्लोप फाइंड करूंगा तो ये -2/3 हो जाएगी। तो ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई -1, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। लिहाजा बच्चों जब आपने कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर बनानी, किसी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन बनानी हो, तो x का कोएफिशिएंट y को और y का कोएफिशिएंट x को दे दें और किसी एक का साइन चेंज कर दें। मिसाल के तौर जैसे मैंने इसमें किया, सो इसमें द परपेंडिकुलर इक्वेशंस आर ये मेरे पास बन जाएंगी x माइनस tan अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा इंटू y। चूंकि यहां पे अब माइनस था, अब मैं इसको प्लस कर देता हूं, इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह बच्चों इधर है 1 यानी कि x माइनस, इसको प्लस कर लेते हैं, tan अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा इंटू y इज इक्वल्स टू 0। लो बच्चों ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, सो इससे जो जॉइंट इक्वेशन बनेगी, जॉइंट इक्वेशन वो x प्लस tan अल्फा प्लस सीकेंट अल्फा y, x प्लस tan अल्फा माइनस सीकेंट अल्फा y इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और आप देखेंगे इससे जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपकी यही इक्वेशन शायद दोबारा बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड जॉइंट इक्वेशन। आखिरी क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इससे पहले क्वेश्चन एक और नेक्स्ट का भी पूछा गया है। तो बच्चे जो 7 क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने x ओवर y में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं जी, आप x ओवर y में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। वो आप x ओवर y में बनाएंगे तो फिर जाहिर है y के साथ करना तो यही है कि वो y के साथ जो चेन आएगा वो वैल्यू x के साथ आ जाएगी, तो वो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके एनीवेज, आखिरी क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। ये एक पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करके दो लीनियर इक्वेशंस बना लेनी है, टोटल हो जाएंगी 3। जब 3 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी तो आप जरा प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 100% आपका ये वही सवाल बन जाएगा जो प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 था। सो बच्चों उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 4, और मैंने आज साथ साथ कोशिश करके मैक्सिमम आपको आपके सवालों के जवाब भी दे दिए, और अब रहते हैं बस आपके नाम
पुकारना कि अब बताया जाए जिन बच्चों ने आज क्वेश्चंस पूछे, जाहिर है उनका बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन क्वेश्चंस को बताऊं, मैं एज यूजुअल बार बार आपसे एक ही बात करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज से बेनिफिट हो, सो बच्चों कोशिश करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने इवन देन जहां हम ग्रुप्स बना के डिस्कशंस करते हैं, यहाँ कोई और फजूल किस्म की मूवीज को डिस्कस करना है, वहां हम एक ही जगह पे बैठ के इस लेक्चर को सुन के अगर आपस में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट्स करें, हमें बताएं क्या आपको इसमें से पॉजिटिविटी मिली, क्या नेगेटिविटी मिली। हम इंशाल्लाह नेगेटिविटी को भी इग्नोर नहीं करेंगे, आप नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, हम इंशाल्लाह उसको रिकवर करेंगे, पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। आपके किसी भी नेगेटिव कमेंट को भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, उसको भी पॉजिटिवली ही कंसीडर करेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछें, अपना नाम बताएं, अपने शहर का नाम बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम आप तक पहुंचाते रहें हर मुफीद और अच्छी वीडियोस। ओके बच्चों, पहला सवाल, आयत एंड नमूना, व्हाट आर कोइंसिडेंट लाइंस। बच्चे क्वेश्चंस तो मैंने मैक्सिमम कवर कर दिए हैं आप लोगों के, अब बस आप लोगों के नाम पुकारने हैं जिन लोगों ने सवाल पूछे। मोहम्मद बूटा ने भी पूछा जी लॉन्ग इंपॉर्टेंट बता दें। ओके बच्चे, हैदर अली क्वेश्चन नंबर 4-5 करवा दें, करवा दिया जनाब। शानी भाई पूछते हैं सर प्लीज बिजनेस स्टैट्स और बिजनेस स्टैट्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट अपलोड कर दें। जी जनाब, मैं आपका पैगाम पहुंचा दिया है। मोमल इरफान सर मैक्लॉरन सीरीज फार्मूला समझा दें। बच्चे मैंने आपको बता दिया, लिंक शेयर्ड है, आप 2.8 एक्सरसाइज institute.com पे जाके वहां पे क्लिक करें और आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आपको ये फार्मूला भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है मलिक प्रोडक्शन, अहमद मलिक फ्रॉम कोहोटा से पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एक्सरसाइज नंबर 4.4 समझा दें जनाब। मैंने समझा दिया आपके हुक्म के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मासूमा बतूल है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में मैंने आपको डिटेल में आइडिया दे दिया, समझा दिया मैक्सिमम वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आमना फैसल फ्रॉम फैसलाबाद 2019, अच्छा डेट लिखी हुई आगे जी। क्वेश्चन है सर 4.4, क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा दें। क्वेश्चन नंबर 4 3.3 के अंदर बच्चे क्या है, 4 लाइंस दी हुई हैं, मैंने आइडिया दिया, पहले 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर बाकी 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास करने वाली लाइन की जब 2 पॉइंट्स आ जाएंगे तो फिर तो आपने जस्ट 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगानी है, y2 minus y1। पहले आप उसको लिखेंगे y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1, जो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमसे सवाल पूछ रहे हैं हानिया मलक, कहती हैं जी सर 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 करवा दें। तो जी करवा दिया आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली सर, क्वेश्चन नंबर 8, 10 करवा दें। 8 और 10, अब 8 और 10 शायद आप पूछ रहे हैं 4.4 में से 7 और 8। 8 का भी मैंने आपको बता दिया, 3 पॉइंट्स जो थे, और 10 जो है वो इंटीरियर एंगल्स का, वो भी आइडिया दे दिया। जब्बार खान कहते हैं या ये प्लीज कोई बता सकता है आगे इस पार्ट के 4, 5, 6 एक्सप्लेनेबल। आपने जो भी पूछा हुआ है आपको जवाब उसका दे दिया होगा दोस्तों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मोहम्मद यासीन सर, प्लीज मैथ के अप टू डेट टिप्स के कर लें तो 60 मार्क्स आ सकते हैं प्लीज सर, कल से पूछ रहा हूं सर, बता दें प्लीज। मैं आज इंशाल्लाह लाजमी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस कर दूंगा, वो अपलोड करवा दूंगा, बाकी आप पास्ट पेपर्स कर लें, काफी हद तक उसमें से आपकी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अब्दुल मतीन सर, थ्योरम्स इंपॉर्टेंट बता दें प्लीज। नेम अब्दुल मतीन फ्रॉम गुजरावाला। मैं आज लाजमी फाइल देके ही जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद स्नेक शैडो गैमर, आप तो डराते हैं यार, सेंट्रॉइड ऑफ ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस मैंने बता दिया। अब्दुल्ला असलम है 4.4 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 और 15 आप पूछ रहे हैं कि सेम है या नहीं, तो बच्चे मैं देख लेता हूँ आप क्या कह रहे हैं। 7 का तो मुझे पता चल गया, वो थर्ड लाइन का एंगल फाइंड करना है, और 15 में सिर्फ सर्कम सेंटर फाइंड करना है। 7 के अंदर सर्कम सेंटर फाइंड करना है, और उसमें तो जी वो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है, फर्क कुछ भी नहीं है, उसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दें, 4.4 का हो गया। WM50 सर चैप्टर 7 फुल करवा दीजिएगा। ठीक हो गया जनाब, चैप्टर 7 फुल करवा दीजिएगा। आप जरूर आए, सुने मुझे, चैप्टर 7 इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। जब्बार खान कहते हैं सर बकर से हूँ, शुक्रिया आपके बकर से होने का। सर मैं इंटीग्रेशन के चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, प्लीज आंसर मी।
एक्सपोनेंशियल्स को आइलेट के तहत पहले लिया था 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर दिस में, और क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सपो। बच्चे बेसिकली जब एक्सपोनेंशियल किसी ट्रिग्नोमेट्री के साथ आता है तो आप उसको पहले बाद में लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक्सपोनेंशियल अगर किसी और फंक्शन के साथ आता है तो फिर आपको आइलेट को ही फॉलो करना होगा। इसमें भी आप आइलेट को फॉलो करें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। मोहम्मद बिलाल पूछना चाह रहे हैं, सर नॉर्मल लाइंस में एंगल्स फाइंड करने का प्लीज सिंगल ट्रिक बता दें। नॉर्मल लाइंस में एंगल्स फाइंड करना, नॉर्मल लाइंस बच्चे चैप्टर 3 6.3 के अंदर आएंगी, मैं 2 के अंदर मैं इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करूंगा। ऑल्सो सिमेट्रिक फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं, कल का लेक्चर आप सुनिएगा, मैंने उसमें सिमेट्रिक फॉर्म बना के दी थी। अब्दुल्ला असलम है, सर सर्कमफ्रेंस और सेंट्रॉइड में डिफरेंस बता दिया। स्नैक शैडो गेमर्स सर्कम सेंटर, ये बात हो गई बच्चे ऑलरेडी। नेक्स्ट है ब्रीडिंग बर्ड्स अराना, माय नेम इज अली फ्रॉम लाहौर। सर इस यूनिट में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक क्वेश्चन ऐसा करवा दें जिसमें सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई हों, सब कुछ फाइंड करना हो एक ही क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, ठीक हो गया। आप वो जैसे ऐसे होता है कि एक ऐसे के अंदर हम सारा कुछ ही तैयार कर लें, ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन आप ठीक बात कर रहे हैं कि किसी एक को लेके हम सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लें। मेरे आप लेक्चर्स 4.3 के स्पेशली सुनिएगा, उसके अंदर मैंने एक एक को लेके सारी कंडीशंस डिस्कस की हुई हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आयान आफ्ताब हैं, 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही हैं, कैसे पता चलेगा जी? अगर बच्चे उसने आपको कह दिया कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करें तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लें, अदरवाइज आप जैसे आपका वो क्वेश्चन है उसी तरह से कर लें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर अली की जानिब से क्वेश्चन नंबर 16 बी पार्ट ओके बच्चे करवा दिया। अब्दुल मतीन सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रूफ बता दें, ठीक हो गया जी। WM ये आई थिंक सो हो चुके हैं सारे कमेंट्स। ओके बच्चे, जिंदगी रही इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।